जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी की एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट तुषार शुक्ला जी और उनसे हम जानेंगे कि एक स्टूडेंट से एक हाई कोर्ट के लॉयर बनने तक का सफर और उनकी ये जर्नी कैसी रही। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुषार जी, बहुत स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में आने के लिए। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एक सफल लॉयर बनने की कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस मंच पर आपने बुलाया और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, आपका और आपके व्यूअर्स का और आपकी टीम का। सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माइंड में कई तरीके के सपने होते हैं। किसी के मन में पायलट बनने का, किसी के मन में डॉक्टर बनने का और किसी के मन में मैनेजर बनने का। इस तरीके के कई कई सपने बच्चे लेकर धीरे धीरे अपनी स्कूलिंग्स में शुरुआत करते हैं। हमने भी कुछ ऐसे ही सपने चुने थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एडवोकेट बनेंगे या हम कभी लीगल फील्ड में आएंगे। तब हमारा सपना बचपन में एक डॉक्टर बनने का हुआ करता था और वो सपना भी हमारा इसलिए था क्योंकि वो सपना प्रेरित था कई सोसाइटी से, लोगों से। क्योंकि लोग अक्सर पूछा करते थे, तुम बड़े होकर के क्या करोगे, कैसे सेवा करोगे। तो डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन था, तो इसलिए दिमाग में वो चीज़ें आती थी। लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता चला गया, वैसे हमें समझ में आया कि हम उतने अच्छे नहीं हैं बायोलॉजी की लाइन में, डॉक्टर की लाइन में। तो आपको ये एहसास कब हुआ कि ये जब आप स्कूल में थे तब आपको एहसास हुआ? जी, क्लास 10th तक तो सब अच्छा चला। 10th के बाद ही एकदम से जैसे ही साइंस की स्टडीज शुरू हुई, तो उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम शायद किसी और चीज़ के लिए बने हैं। तो अच्छा, धीरे धीरे ये सफ़र इस तरह से चेंज हुआ। तो फिर आपने क्या सोचा कि आप क्या बनना चाहते हैं? कि ठीक है, सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना था, जी फिर आपको ये रियलाइज तो हो गया कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है। जी। तो 10वीं के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ कि आपको क्या बनना है? 10वीं के बाद जब हमें 2 साल हमारे गुजरे, तो हमारे जो स्टडीज़ थी वो उतनी अच्छी नहीं, उतने अच्छी मार्किंग नहीं आई, हमें समझ में नहीं आया। फिर हमें समझ में आया कि हमें सिविल सर्वेंट बनना चाहिए या आर्मी में जाना चाहिए। अच्छा। हमने उसके लिए फिर कई बार प्रयास करने की सोची, लेकिन चूंकि हमारा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, तो हमारी उस फील्ड में भी हम बहुत कुछ कर नहीं सके। हम्म, बाद में हमने इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया और फूड टेक्नोलॉजी की स्टडी करी, हम्म, क्योंकि हमारा उस समय एम था कि हम भी किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई फूड कंपनी में, हम्म। किसी एक अच्छे पद पर जा करके एक अच्छे जॉब कर सके वहाँ पर और एक एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ बिता सके। जब हमने इंजीनियरिंग की और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर हमने 1 साल एक कंपनी के लिए, बालाजी बेकर्स करके कंपनी, के लिए हमने काम किया। फिर वहाँ पर 1 साल काम करने के बाद हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि हमारी जो दुनिया है वो एक सीमित दायरे में हो गई है। हम्म। अ, तो इस वजह से उस में काम करने में हमारी थोड़ी सी रुचि जो है वो धीरे धीरे, वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खोने लगा। हमें लगा कि जैसे हमारे साथ में बहुत एक लिमिटेड हाँ। एरिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता था जैसे हम बाकी सोसाइटी से, सोशल चीज़ों से कट गए हैं। तो हमें कुछ भी एहसास ही नहीं होता था। तो इस वजह से फिर हमने एमबीए करने की सोची, क्योंकि लोगों ने बोला अगर आपको अपग्रेड करना है और आपको मार्केटिंग की दुनिया में अपडेट रहना है, हाँ। तो आपको एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है। तब हमने जो है पीजीडीएम एक कोर्स है, हम्म। उसको किया। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जी आपने इंजीनियरिंग करी फूड एंड टेक्नोलॉजी में, जी तो ये आपने क्या सोच के किया? आपको बनना डॉक्टर था, जी फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आए। जी इंजीनियरिंग फील्ड में भी आपने फूड एंड टेक्नोलॉजी आपने चूज करी, जी। तो इसको चूज करने की वजह क्या थी? उस टाइम पर एमएनसी कंपनीज जैसे कि नेस्ले हो गई, मैगी हो गई, इस तरह की कंपनीज में बहुत ज़्यादा जो है इनके एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे आते थे, टेलीविज़न पे। तो क्या होता है कि हम समय बाई समय धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस होते गए। हम्म, ठीक है। और आसपास के लोगों ने भी एक कॉर्पोरेट माहौल में जाने के लिए हमें कई तरह से इन्फ्लुएंस किया, और इन एड्स ने हमें काफ़ी जो है हम्म, सपोर्ट किया। और हमारे कुछ एल्डर ब्रदर थे और भी कई लोग थे,
जो ऑलरेडी इस फील्ड में थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छी फील्ड है। वहां से इन्फ्लुएंस होकर के हम इस फील्ड की तरफ गए। बहुत। तो फिर अब आपने यहाँ पर आपको वो वो मोमेंट कब आया कि मुझे इस फील्ड को छोड़ के अब दूसरे फील्ड में जाना है, तो वो मोमेंट क्या था? वो मोमेंट ये था कि जब मैं कंपनीज में काम कर रहा था, जब मैं खासकर कंपनीज की प्रोडक्शन लाइन में था, टेक्निकल उसमें, तो कंपनी के अंदर का जो माहौल है वो नो डाउट बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है, लोग अपना काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत लिमिटेड सा लगा। मुझे लगा कि मैं एक सोशल आदमी हूँ और मुझे कई लोगों से मिलना चाहिए, जाना चाहिए, कई बार कुछ चीज़ें अलग से करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही रूटीन में रोज हूँ और मैं कुछ कोई मतलब कोई डाइवर्सिटी नहीं है काम में, कुछ नयापन नहीं है। इस वजह से फिर मैंने उस फील्ड को छोड़ने का निर्णय लिया। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? मैं उस समय गोरखपुर में था, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहाँ पर कुछ प्लांट्स जो है बालाजी बेकर्स करके थे, तो उधर मैंने काम। तो फिर आपने यहाँ से किया पीजीडीएम? फिर मैं पीजीडीएम वहाँ आपने से कहाँ से किया? पीजीडीएम मैंने देहरादून से किया। अच्छा। और वो एक जो मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बाद जब ये चीज़ें की, तो मैंने फिर डायरेक्टली ये डिसाइड किया कि मुझे पीजीडीएम के लिए आना चाहिए, और पीजीडीएम मैंने देहरादून से किया, IMS यूनिवर्सिटी से। तो फिर कितने टाइम का एक कोर्स था? किस तरीके से आपने गोरखपुर से देहरादून ही आपने क्यों चुना? देहरादून, अगर आप सच पूछें तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो मुझे बाद में पता चला, लेकिन सही मामले में अगर आप देखें तो मैंने मसूरी को देख करके इसे डिसाइड किया क्योंकि हम मैदानी लोग हैं, हमें पहाड़ों के जो भी डेस्टिनेशंस होते हैं, जो घूमने वाली जगह होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा उसका जो है रुचि थी, हमें घूमने का बहुत मन करता था। और हम लोगों के बचपन से ड्रीम थे, लोग जो भी हमारे आसपास के वो कहते थे कि हम, कोई कहता था हम शिमला जा रहे हैं, कोई कहता था नैनीताल जा रहे हैं, कोई कहता था मसूरी जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना लोग घूमने जा रहे हैं तो ऐसी जगह पे स्टडी किया जाए, तो शायद पढ़ने में और ज़्यादा मन लगेगा। और इसकी वजह से हम यहाँ खींचे चले आए। इसकी वजह से मैंने पीजीडीएम देहरादून से तो फिर पीजीडीएम से आगे का सफर आप बताएं, क्योंकि जो आपकी कहानी है बड़ी रोचक होती जा रही है। पहले आपको डॉक्टर बनना था, फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान हुआ, फिर वहां से आपने इंजीनियरिंग करी, और अब जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, आपने उसके बाद पीजीडीएम किया, और वो एडवोकेट, आज आप एक सफल लॉयर हैं, आप सफल एडवोकेट हैं। तो वहां तक की जर्नी बड़ी उत्सुकता हमारे अंदर हो रही है कि आगे क्या हुआ। तो पीजीडीएम के बाद क्या रहा? आपने जॉब किस तरीके से आपने करी, क्या था? जब मैंने पीजीडीएम किया तो 2 साल के इस कोर्स में, ये कोर्स बेसिकली 2 साल का था, इसमें हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, एक ट्रिप मिली सिंगापुर की और जगहों की, तो हमने वो भी की। नो डाउट इस कोर्स ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, बहुत अच्छे अच्छे कोलीग्स दिए, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल, बहुत अच्छे टीचर्स भी दिए, और उन टीचरों ने, वो प्रोफेसर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें बहुत अच्छा, एक बिल्कुल एक नया ही कह सकते हैं कि एक नया इन्वायरमेंट दिया, हमारे बेसिक इन्वायरमेंट, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था, हमें बहुत सी बेसिक्स चीज़ें सीखने को, समझने को। हमारे अंदर जो एक हेजिटेशन होता है, वो हेजिटेशन इस फील्ड में आकर के, वो हेजिटेशन, बहुत सारे जैसे 100 लोग बैठे हैं, उनके सामने हमें कुछ बोलने के लिए जो हेजिटेशन होता है, वो हमारे दिल से, दिमाग से निकालने का काम इस इंस्टीट्यूशन ने किया, यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ के टीचर्स ने किया, और बहुत अच्छे जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने भी बहुत हेल्प की। धीरे धीरे हमने यहाँ पर जाना कि कॉर्पोरेट लेवल क्या है, कंपनीज कैसे काम करती हैं, कंपनीज कितनी हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ये हमें धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पता चला जब हम इस फील्ड में आए। और हमें पता चला कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के टर्नओवर्स क्या होते हैं। फिर हमारा सिलेक्शन यहीं से, एक कंपनी थी जो कि क्रूज, पैसेंजर क्रूज शिप्स का काम करती थी, रॉयल कैरिबियन क्रूजेस, हमारा सिलेक्शन इसके लिए हुआ, और फिर हमने इसमें कम से कम 5 साल नौकरी की। आफ्टर 5 ईयर्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई बार फॉरेन डेस्टिनेशंस जाना था, कई बार क्रूज शिप्स में जाना होता था, क्रूज शिप्स को समझना होता था, मार्केटिंग करनी थी, कई सारे मार्केटिंग सेमिनार्स करने होते थे, बिजनेस मीटिंग्स होती थी। धीरे धीरे इस फील्ड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और बेसिकली ये सीखते 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 हमारे दिल और दिमाग में कई जगहों पर ये होता था कि कंपनीज रजिस्टर कैसे करती हैं, कंपनीज किस लॉ को फॉलो करती हैं,
और जब आप इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं तो आपका वीज़ा क्या होता है, आपका पासपोर्ट क्या होता है, ऑन बोर्ड वीज़ास कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें लॉ का काफ़ी रोल प्ले होता है, ठीक है। और तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ से हमें थोड़ी सी जागरूकता लॉ फील्ड के लिए स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ कि कुछ सोशल मुद्दे और कुछ चीज़ें देखने के बाद, सोसाइटी में चीज़ों को देखने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें समझ में आया कि हाँ, हमारा जो भारतीय कानून है उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं। जैसे उसमें 3 मेजर फील्ड हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया और इंडियन पीनल कोड होगी। इसमें थोड़े थोड़े से इंटरेस्ट हमें आने लगे। तो जब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बन के तैयार हो जिसको मार्केटिंग की और लॉ की एक कंबाइंड जानकारी हो, जिससे मैं और बेहतर तरीके से अपना भविष्य और बेहतर तरीके से अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकूं। वो मुझे धीरे धीरे समझ में आई। तब जाकर के फिर मैंने लॉ करना डिसाइड किया। फिर मैंने लॉ जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना लॉ पूरा किया और 3 साल। और इसमें बहुत हद तक ये भी कह सकते हैं कि साथ देने के लिए या प्रेरित करने के लिए या कंडीशंस जो बनी वो ऐसे बनी कि उस टाइम पे कोरोना पीरियड आ गया और कोरोना पीरियड में सारी चीज़ें बंद हो गई। तो फिर चीज़ें ऐसी आई कि अब ये जो पीरियड है इसमें अगर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, तो उस हेल्दी रखने के साथ साथ उस समय के यूटिलाइजेशन के साथ साथ आप बहुत सी चीज़ों का नॉलेज लेना शुरू करिए। और फिर मैंने लीगल फील्ड का नॉलेज लेना शुरू किया और फिर मैंने लॉ किया और फिर मैं लॉ की फील्ड में आया। तो अभी आप कौन सी जगह पोस्टेड हैं एज ए एडवोकेट? मैं इस समय एक जबलपुर हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं, बट इट्स नॉट जबलपुर हाई कोर्ट, ये एमपी हाई कोर्ट है। पूरे मध्य प्रदेश का एक हाई कोर्ट है जिसकी प्रिंसिपल बेल्ट जो है वो बेंच जबलपुर है। मैं वहाँ पर हूँ और वहाँ मैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर एक एडवोकेट हूँ और मैं बेसिकली क्रिमिनल की और सर्विस मैटर्स की प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ फैमिली मैटर्स भी होते हैं। तो बेसिकली जिस तरह के केसेस आते हैं हम उस पर कोशिश करते हैं। अभी मैंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। मैं नहीं कहूँगा आई एम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट आई एम इन स्टिल लर्निंग फेज। तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और कम से कम 4 साल हो गए मुझे और आगे कोशिश करूँगा कि मैं लॉ की फील्ड में जितना अच्छा कर सकूँ। जो व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आती है कि जो हमारे गोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने 10th में जो डिसाइड कर लिया है हमें वही बनना है, या हमने ग्रेजुएशन में कुछ डिसाइड कर लिया तो हमने वही बनना है। कभी कभी हमें जो जिसको हम गॉड प्लान भी कहते हैं उस पर भी भरोसा करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आज हम सोच रहे हैं हम कल के दिन वही हो जाएं। जैसे कि मैं तुषार जी को देखता हूं तो आज वो एक सफल एडवोकेट है, लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब वो कॉलेज में रहे होंगे तब उनकी जो सफलता की डेफिनेशन होगी वो कुछ और होगी। और जिस नजरिए से आज हम उनको देख रहे हैं वो एक सफल एडवोकेट है। तो तुषार जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी जर्नी रही वो काफी रोचक जर्नी है, जहां पर आपने बहुत सारे गोल्स अपने सेट करे और हर एक गोल का एक नया रास्ता था। तो आप हमारे व्यूअर्स को या जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि हमें आगे क्या करना है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर कुछ डिसाइड करते हैं और अगर आप उस गोल तक नहीं पहुँचते हैं, सबसे पहले आपको निराश नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि हो सकता है कि वो सही जगह आपकी नहीं है और आपके लिए एज अ गॉड प्लान कुछ ना कुछ अलग हो सकता है आप किसी और चीज़ में बेहतर हो, तो शायद आप वहाँ जाएं। इसलिए सबसे पहले आज की जनरेशन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है और जो निराशा है चीज़ों को, गोल को लेकर के, वो नहीं होनी है।
आप कोई भी चीज़ को डिसाइड कर लें और अगर वहाँ तक ना पहुँचे तो निराश मत होइए, आप प्रयास जारी रखिए उस चीज़ के लिए भी, या हो सकता है किसी दूसरी तरफ के लिए भी आपको लाइफ में मौका मिलेगा। आपको अपने आप को वहाँ पर बंद नहीं करना है, आपको निराश होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के बैठ नहीं जाना है, आपको लाइफ को जीते रहना है, आपको अपने आप को रोकना नहीं है वहाँ पर। इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रयास छोड़ दीजिए, आप प्रयास करिए। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको इसके लिए उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत से ऐसे एक्टर्स, जैसे अभी आपने पंचायत में एक एक्टर देखा जो कि आईआईटीएन है, लेकिन वो एक्टिंग की दुनिया में है। बहुत से सिविल सर्वेंट्स जो पहले डॉक्टर थे, जो पहले इंजीनियर थे, आज वो अच्छे-अच्छे आईपीएस, आईएएस और कई ऐसे पदों पे बैठे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो बचपन में बिजनेसमैन बनना चाहते थे, वो आज आर्मी में अच्छी जगहों पर या डिफेंस की अच्छी पोस्टों पर देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपने आप को निरंतर प्रयास में जारी रखना चाहिए। और देखिए, जो आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बने हैं, वहाँ पर आपका प्रयास निश्चित सफल होगा, बेशक वो 2, 3, 4 या 5 बार में हो। तो आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा, और लाइफ का हर मोमेंट का आपको मज़ा लेना है और उस मज़े के साथ आपको अपनी प्रयास में ईमानदार होना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी आने के लिए। आज हमें ये यहाँ से पता चला है कि हर किसी की सफलता की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होती है, और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, और आपकी जो कहानी है मुझे लगता है कि वो हर एक भारत के हर एक नागरिक की कहानी है, क्योंकि जो स्टूडेंट आज 10th में है या 12th में या ग्रेजुएशन में है वो कंफ्यूज्ड है, वो अपनी सफलता को लेके बहुत चिंतित है, और जब वो आपकी कहानी सुनेगा तो उसको यहाँ से ये तो जरूर पता चलेगा कि सफल होने के बहुत से रास्ते होते हैं, हमें निराश नहीं होना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी कहानी मेरी जुबानी के पैनल में अब तुषार जी भी हैं, तो अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप फोन करके पूछ सकते हैं। हम आपका अपॉइंटमेंट तुषार जी के साथ फिक्स करा देंगे और आप उनसे कोई भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एमबीए करने का सोच रहे हैं या पीजीडीएम का सोच रहे हैं या कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके कि हमें आगे क्या करना है, वो भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम उनको भी गाइड करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं और हम चाहेंगे कि जो एक्सपर्ट्स अपने फील्ड में हैं हम आपकी बात उनसे कराएं। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, और तुषार जी हमारे पैनल में हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे व्यूअर्स को आगे भी गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद इस मंच पे बुलाने के लिए।